नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पैरामाउंट कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं ज्योति राठौर और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए हुए, क्योंकि अब जो है परीक्षा की घड़ी भी नज़दीक आ रही है। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप में से अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट करंट से। और पहली करंट रिलेटेड है आपकी अर्थव्यवस्था से या इकोनॉमिक सेक्शन से। अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा 623वीं बैठक आयोजित की गई थी मुंबई में, जो थी केंद्रीय बोर्ड बैठक या केंद्रीय बोर्ड की जो बैठक थी वो आयोजित हुई थी। और इस बैठक में फैसला लिया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड अधिशेष सरकार को ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि 2023-24 में जो आरबीआई की इनकम हुई थी, जो नेट इनकम हुई थी, उसमें से अपने खर्चे को घटाकर जो बचा हुआ पैसा है वो सरकार को दिया जाएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, पहले भी ऐसा होता था, लेकिन ये इस बार इतना न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा अमाउंट जो है आरबीआई सरकार को देने वाला है। कितना देने वाला है? तो लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर जो है आरबीआई कर रहा है किसे? गवर्नमेंट को। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि गवर्नमेंट को इससे चाहिए क्या या आरबीआई के पास इतना पैसा आता कहाँ से है। तो पहली चीज तो याद रखिएगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है और इसके द्वारा कुछ अन्य काम भी किए जाते हैं जो साधारण बैंकों के द्वारा नहीं किए जाते, जैसे नोट छापने का काम, फॉरेक्स एक्सचेंज करने का काम, बॉन्ड इशू करने का काम और एक्सेट्रा। ठीक है, इन्हीं कामों के द्वारा आरबीआई की कुछ इनकम होती है। उस इनकम में से जब आरबीआई अपना खर्चा निकाल लेती है तो बचा हुआ जो अमाउंट होता है वो सरकार को दे दिया जाता है। यही वो सरप्लस ट्रांसफर्ड है जो इस बार सरकार को सबसे ज्यादा देने वाला है आरबीआई। अब सरकार इन पैसे का क्या करेगी? तो सीधी सी बात है, सरकार क्या करेगी? सबसे पहले तो अपना वित्तीय जो घाटा है, ठीक है, वित्तीय घाटे को कम करने की कोशिश करेगी। दूसरा, डेवलपमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं उनको करने की कोशिश करेगी। नई नई योजनाएं या नई नई जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, उनको बनाएगी। तो सरकार के द्वारा इनका काम या इनका यूज किया जाएगा किसमें? इन योजनाओं को बनाने में, डेवलपमेंट के कार्यों को करने में। अब बात करते हैं कि आखिर रिस्क, जो कंटीजेंट रिस्क बफर है वो क्या है। तो याद रखिएगा, एक समय पर एक समिति बनती है, बिमल जालान समिति। बिमल जालान समिति जो आरबीआई के खर्चों के बारे में बात करती है, वो कहती है कि आरबीआई को लगभग, ठीक है, लगभग 4.5% से लेके 7.5% तक का कंटीजेंट रिस्क बफर अपने पास रखना होगा इमरजेंसी के लिए। मान के चलिए आपको क्या दिया गया? 100 रुपये दिए गए और 100 रुपये में से आपने क्या किया? सोचा कि चलो मैं 30 रुपये क्या करती हूँ, मैं रख लेती हूँ अपनी इमरजेंसी के लिए। कभी अगर मुझे भूख लगी, मैं टिफ़िन लाना भूल गई, तो मैं इस 30 रुपये का क्या कर सकूँगी? यूज़ कर सकूँगी और बाकी 70 रुपये में क्या कर लूँगी? या तो खर्च कर लूँगी या घर वालों को वापस कर दूँगी। ठीक वही करता है आरबीआई। आरबीआई जो अपना नेट इनकम होती है उसमें से खर्चा जो है वो माइनस करता है और बचा हुआ पैसा किसे दे देता है? सरकार को दे देता है। खर्चा माइनस करने का मतलब है इमरजेंसी के लिए पैसा रखना। इन केस अगर ये 30 रुपए की ज़रूरत आपको कभी भी आन पड़ती है और आपके पास उस समय उतना अमाउंट नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से उस पैसे को उठा लेंगे। इस बार आरबीआई ने अपने पास सीआरबी जो रखा है वो 6.5% रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि कानूनी रूप से इसकी लिमिट कितनी सेट की गई थी? 4.5 से लेके 7.5% सेट की गई थी। किसके द्वारा? विमल जालान कमेटी या समिति के द्वारा। अगर हम बात करें इस बार का सीआरबी आरबीआई के पास कितना आया है, तो लगभग 19,379.6
4 करोड़ रुपए का सीआरबी आरबीआई के पास आया है। अब तक का लगभग 143% की वृद्धि इस बार हमको देखने को मिली है। अगर टोटल बैलेंस शीट की बात की जाए तो आरबीआई की 20.61% है, यानी कि टोटल जो नेट उसका प्रॉफिट हुआ है या टोटल वहां पर जो बैलेंस देखा गया है वो 20.61% का है। थोड़ा सा अगर हम इस समिति की बात करते हैं तो ये समिति 21 सदस्यीय समिति होती है। 5 इसमें क्या होते हैं, परमानेंट मेंबर होते हैं, जिन्हें 5 ऑफिशियल मेंबर के नाम से जाना जाता है। इसमें 1 गवर्नर होते हैं और 4 अन्य अधिकारी होते हैं। इसके अलावा 16 नॉन ऑफिशियल मेंबर इसमें शामिल होते हैं, जो सरकार के द्वारा क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। तो इन फ्यूचर आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में सदस्य आपसे पूछ लिए जाते हैं तो कितने हैं, 21 सदस्य हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की कि अगर इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो पहली चीज तो आरबीआई के बारे में हमको पता होना चाहिए कि आरबीआई क्या है, क्या काम करती है, किस तरीके से उसको रूल करती है, सारी चीजों को वो देखनी है। दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि आरबीआई केंद्र सरकार को कितना रिकॉर्ड सरप्लस दे रही है, तो 2.87 लाख करोड़ रुपए दे रही है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटीजेंट रिस्क बफर में कितनी राशि आवंटित की गई है, तो लगभग 19,379 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर आवंटित की गई है। आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड में कितने सदस्य होंगे, तो 21 सदस्य होंगे। और सीआरबी बनाए रखने का कितना परसेंट रखा गया है इस बार, तो कितना है, 6.5% है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं, किस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, 2023-24 की बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले सेक्शन पर, देख लेते हैं, वो रिलेटेबल है सरकारी योजनाओं से। ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, उनसे अब हमारा क्या होने वाला है, ताल्लुक होने वाला है, उनसे अब हम क्या होने वाले हैं, रूबरू होने वाले हैं। तो पहली चीज तो याद रखिएगा, सरकार के द्वारा 2 ऐप और एक डैशबोर्ड को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और ये किससे रिलेटेड है, ये सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है। जो भी घर में वरिष्ठ लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी सुरक्षा और उनकी सेहत के लिए इस ऐप और डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। तो पहला है जीवन ऐप, जो कि किससे रिलेटेड है, वरिष्ठ नागरिकों से या सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है। ये क्या करेगा, बुजुर्गों में या जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको क्या कहते हैं, सही चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए उनके लिए क्या करेगा, असिस्टेंट नेटवर्क प्रदान करेगा। यानी कि इस ऐप के अंतर्गत क्या किया जाएगा, वरिष्ठ नागरिक अपने द्वारा या अपने आसपास के लोगों के द्वारा क्या कर सकेंगे, जानकारी साझा कर सकेंगे। और दूसरा है शतायु डैशबोर्ड, जो किससे रिलेटेड है, जो जेरियाट्रिक देखभाल करने वालों से, यानी कि जो केयर गिवर होते हैं, जो इन वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करते हैं, उनको किस तरीके से उनके वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करनी है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, किसमें, शतायु डैशबोर्ड के द्वारा। ठीक है, ये दोनों ही योजनाएं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई हैं। तो यहां पर लिख लीजिएगा, किसके द्वारा, केंद्रीय सामाजिक ठीक है, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई योजनाएं हैं। जीवन ऐप की जब हम बात करते हैं, जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क की बात करते हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, वरिष्ठ नागरिकों से है। और शतायु किससे रिलेटेड है, इनके केयर गिवर से है। ये बात हमको याद रखनी है। इसके अलावा एक और आ जाता है हमारी योजना, जिसमें अभी लेटेस्ट में एक अपडेट आया है, जो है PMFME योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना आती है। इसने क्या किया है, इसने अब तक 1.96 लाख सूक्ष्म उद्योगों का समर्थन किया है। यानी कि इससे क्या हुए हैं, इतने जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, माइक्रो बिजनेसेस हैं, वो इससे क्या हुए हैं, फायदे में रहे हैं। सरकार का लक्ष्य कितना है, तो इसका लक्ष्य है 2 लाख का। ठीक है, जो 2 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस होंगे, माइक्रो बिजनेसेस होंगे, उसका लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। इस योजना में जो अपडेट आया है उसमें बताया गया है कि
लगभग 40% जहाँ जो यहाँ से लाभ प्राप्त कर रही हैं वो कौन है? महिलाएं हैं। ठीक है, इसमें भी जब हम बात करें शीर्ष राज्यों की तो पहला जो नंबर आ जाता है वो बिहार का आता है, दूसरा महाराष्ट्र का है और तीसरा उत्तर प्रदेश का है। तो टोटल में अगर देखा जाए तो पहले पर जो पीएम एफएमई से लाभार्थी हैं उसमें राज्य की बात की जाए तो पहला बिहार है, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा उत्तर प्रदेश है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और आपकी अभियान है वो जो सरकार के द्वारा जल्द ही शुरू होने जा रहा है, जून 2026 में शुरू किया जाएगा, 1 जून 2026 में, जिसका नाम है खेत बचाओ अभियान। ठीक है, खेत बचाओ अभियान जो है कृषि मंत्रालय के द्वारा, किसान और कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला ये प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत मिट्टी की देखभाल, मिट्टी का स्वास्थ्य बचाने की चर्चा की जाएगी। इसमें लगभग 2.71 करोड़ नागरिकों तक मिट्टी की पहुंच पहुंचाना, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उन्हें ट्रेन करना, नेचुरल फार्मिंग को किस तरह से करना है, ये सारी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। तो ये याद रखिएगा, खेत बचाओ अभियान कब शुरू होने वाला है? 1 जून 2026 से ये शुरू होगा, किसान और कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो ये है जीवन। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है। फिर है जेरियाट्रिक देखभाल करने वालों को कौन सा डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो शतायु है, इसका मतलब होता है लंबी आयु। ठीक है, आगे चलेंगे, पीएमएफएमई योजना के तहत कितने सूक्ष्म उद्योगों का समर्थन प्राप्त किया गया है? तो कितने हैं? ठीक है, तो कितने हैं? 1.96 है और लक्ष्य हमें कितना रखा है? 2 लाख का रखा है। फिर है पीएमएफएमई योजना में लाभार्थियों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बिहार है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर आपका उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, खेत बचाओ अभियान के तहत कितने नागरिकों तक पहुंच होगी? तो लगभग 2.71 नागरिकों तक मिट्टी के क्षरण को रोकने और बंजर भूमि को बचाने के लक्ष्य के रूप में यहाँ पर क्या होगी? पहुंच बनाई जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले पोर्शन की, जो हमारा साइंस एंड टेक जो पोर्शन है, साइंस एंड टेक सेगमेंट है, उससे रिलेटेड है। तो पहली चीज तो हम देखने वाले हैं अग्नि बाण मिसाइल को। ठीक है, तो अभी हाल ही में अग्नि बाण मिसाइल को लॉन्च किया गया है। ये कैसा मिसाइल है? ये सतह से सतह मार करने वाला है, यानी कि ये क्या करेगा? सरफेस टू सरफेस मार करेगा। ठीक है, 2 तरीके के मिसाइल होते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, एक क्रूज मिसाइल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? सरफेस टू सरफेस क्या करेगा? जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो क्या करता है? वो एक तरीके से टारगेट को हिट करने के लिए पहले एक बार क्या करेगा? ऊपर जाएगा, आर्क शेप बनाता है और उसके बाद अपने टारगेट को हिट करता है। यानी कि इंजन क्या करेगा? इसे एकदम एटमॉस्फेयर से ऊपर लेके जाएगा, जो घर्षण की प्रवृत्ति है उससे ऊपर लेके जाएगा और फिर क्या कर देगा? उसको नीचे धरातल पर ले आएगा, यानी कि सरफेस टू सरफेस ये क्या करेगा? मार करेगा। भारी जो हथियार होते हैं, भारी जो वॉरहेड्स होते हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, उनको ले जाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस बार जो अग्नि बाण मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। क्रूज मिसाइल की जब हम बात करते हैं तो क्रूज मिसाइल क्या करता है? सरफेस के पैरेलल चलता है, चाहे जमीन हो चाहे समुद्र हो, उसके पैरेलल चलता है और अपने टारगेट को हिट करता है। ये एक तरीके से कहीं भी इसका टारगेट होगा वो उसको क्या कर देगा? हिट कर देगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब हम क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ये क्या करता है? टारगेट को मारता है। एक तरीके से जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो कैसा है? एक क्रूज मिसाइल के रूप में हम उसको जानते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं, अग्निबाण की बात करते हैं, तो इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 700 से लेके 1200 की किलोमीटर की। ये 1000 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखने वाला मिसाइल है। इसका परीक्षण स्थल कहाँ से है? तो चांदीपुर उड़ीसा से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड से इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। यहाँ पर हमने बात करी थी जो मिसाइल्स के बारे में, 2 तरीके के, क्रूज एंड ब्रह्मोस। अगर हम बात करें
सरफेस के हिसाब से तो सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस एंड एयर टू एयर, इन पार्ट्स में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रेंज की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये मीडियम रेंज का है, 700 से लेके 1200 की रेंज का हम यहाँ पर यहाँ पर जो हम देख रहे हैं। इसके अलावा एक होता है इंटर कॉन्टिनेंटल जो मिसाइल्स होते हैं, उनको भी देखा जाता है, जो कि क्या करते हैं, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक क्या करते हैं, छोड़े जाते हैं, जो वहाँ पर अटैक करने के लिए भेजे जाते हैं। इसमें अग्नि 5 का जो नाम है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी जब हम क्षमता की बात करते हैं तो लगभग 5500 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी क्या हो जाती है, मारक क्षमता होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्यू फोर्स ऐप जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अभी तक हमने अग्निबाण मिसाइल की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं क्यू फोर्स ऐप के बारे में। ये क्या है, ये रसद या लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला और कार्गो परिवहन को सुव्यवस्थित करने के लिए आधुनिक एकीकृत एप्लीकेशन है। तो ये क्या करेगा, जो रसद आपूर्ति वगैरह की जो जानकारी है उसको क्या करेगा, इंटीग्रेट करके एक ही एप्लीकेशन पे क्या कर देगा, मुहैया करा देगा। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा और इम्पोर्टेंटली फैक्ट देख लेते हैं। तो रक्षा मंत्री यानी कि जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने हाल ही में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है। कहाँ पर, दक्षिण कोरिया में। अब दक्षिण कोरिया में इंडियन जो वॉर मेमोरियल है उसका उद्घाटन क्यों किया गया है, तो ये इसलिए किया गया है उन सैनिकों की याद में जो 1950 से 1953 के दौरान यूएन के द्वारा भारतीय जो सैनिक थे वो वहाँ पर क्या करने गए थे, रक्षा करने के लिए गए थे, युद्ध लड़ने के लिए गए थे, शांति मिशन के लिए गए थे। उनकी जो कह सकते हैं शहादत थी, उनको स्मृत करने के लिए वॉर मेमोरियल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा टनल इंजीनियरिंग के लिए नॉर्वे के भू तकनीकी संस्थान के साथ 5 साल का क्या किया गया है, समझौता किया है। यानी कि भारत अब क्या है, नेशनल हाईवेज को और इन्हेंस करने के लिए, उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए नॉर्वे का जो पोर्टल है, नॉर्वे के जो जियो टेक्निक जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ 5 साल का समझौता किया है, ताकि हम क्या कर सकें, जो हिमालय क्षेत्रों में जो टनल बनेंगी उनको सुचारू रूप से चला सकें, हिमालय क्षेत्र में हाईवेज बना सके। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये समझौता कर रहे हैं। नॉर्वे को हमने क्यों चुना है, क्योंकि नॉर्वे का जो भू तकनीक संस्थान है, जो यहाँ की टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया में सबसे उन्नत मानी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर कॉस्ट, जब हम उस टेक्निक का यूज़ करते हैं तो कॉस्ट कम पड़ेगी। और तीसरी वजह होती है लैंडस्लाइड की। अभी मानसून शुरू होने वाला है, यहाँ के बहुत सारे लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे, वहाँ पर रहेंगे, वहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देंगे, लेकिन उसी दौरान बारिश की वजह से लैंडस्लाइड बहुत होता है। ऐसी सिचुएशन में ये टनल क्या करेगी, उन सब चीज़ों से बचाव करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो क्यू फोर्स लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री ने किस देश से भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है, तो दक्षिण कोरिया से किया है। अग्निबाण मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ, चांदीपुर में हुआ था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टनल इंजीनियरिंग के लिए किस देश संस्थान से समझौता कर रहा है, तो नॉर्वे से कर रहा है। अग्निबाण बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता कितनी है, तो 700 से 1200 किलोमीटर की है। ठीक है, आगे चलेंगे, बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश में पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर जो है वो स्टार्ट किया गया है। देखिए ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है अयोध्या के पिरखौली में। 2 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया गया है। 3 हेक्टेयर के एरिया में ये स्थापित किया जाएगा। और इसमें कौन से किस्म के फूल उगाए जाएंगे, तो वो है डच रोज मैरीगोल्ड के। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो सीधी सी बात है, अयोध्या में राम मंदिर है, राम मंदिर में लगातार फूलों की जो ज़रूरत है वो पड़ती रहती है। लेकिन गर्मी के दौरान लगभग 40% से लेके देखा जाए 25 से 40% तक जो फूलों की खेती है, फूलों की जो फसल है वो प्रभावित होती है। ऐसी सिचुएशन में यूपी का पहला सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो एक्सीलेंस फॉर फ्लावर है वो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है।
ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये राम मंदिर में फूलों की आपूर्ति को लगातार क्या करता रहेगा, मुहैया कराता रहेगा, फूल जो है वो लगातार मंदिर तक पहुंचाता रहेगा। ये अभी कहाँ शुरू किया गया है, ये अयोध्या में शुरू किया गया है। और अयोध्या, ठीक है, अयोध्या के बाद ये कहाँ पर शुरू किया जाना है, मथुरा और वाराणसी में भी इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो शुरू होना है, याद रखना। इसके अलावा टिश्यू कल्चर ग्रोइंग प्लैनेट फ्रॉम सेल इन अ ऑस्ट्रेलियन लैब, तो इस तरीके से टिश्यू कल्चर को भी यहाँ पर क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, याद रखिएगा। इससे रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। तो यूपी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्लावर कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, तो अयोध्या में। कोल्ड रूम की कमी के कारण बनारस में गर्मियों में कितने % फूलों की बर्बादी होती है, तो लगभग जो 25 से 40% के फूलों की बर्बादी जो है वो बनारस में हो जाती है। अगर हम बात करें इसके लिए कितना बजट रखा गया है, तो 2 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस केंद्र में कितने फूलों की उच्च गुणवत्ता, ठीक है, किन फूलों की गुणवत्ता को की प्रजातियों को उगाया जाएगा, तो डच रोज और मैरीगोल्ड को उगाया जाएगा। इसके बाद अयोध्या के बाद ये केंद्र कहाँ स्थापित होगा, तो मथुरा और वाराणसी में स्थापित होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।